अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती सिस्टम डिरेल होने की तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है? क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसका वजूद मजीद बरकरार रखना एक नामुमकिन चीज़ है? ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी की कुछ ऐसे डिसीजंस आने के बाद जिसने हुकूमत को बहुत ज़्यादा खोखला कर दिया और बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और इस वक्त हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है, जिसमें अडॉक जजेस का स्टेप उठाना, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तरफ ले जाना और उसके बाद फिर उसी बयानिए से पीछे हट जाना और फिर अडॉक जजेस की जानिब से माजरत कर लेना। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हुकूमत बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और हुकूमत को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या स्टेप्स उठाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर बहुत मजबूत होती जा रही है। इमरान खान अगरचे जेल के अंदर है, अगरचे उनके सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, फिर भी हुकूमत उनको जेल में रखने में कामयाब है, लेकिन फिर भी इमरान खान सियासी तौर पर एक ऐसा बयानिया बनाते जा रहे हैं जो हुकूमत के परखचे उड़ाई जा रहा है, जो हुकूमत को मुश्किल में डाली जा रहा है। अब इस वक्त हुकूमत की डीरेलाइजेशन की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो फिच की जो रिपोर्ट आई है उसकी बात करें तो दुनिया के 3 बड़े तहकीकाती इदारे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की कंट्री और पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज़ को देखते हुए और सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स जारी करते हैं। सबसे बड़ा इदारा SND है, उसके बाद मूडीज आता है और फिर फिच आता है। फिच ने पाकिस्तान के मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये 18 महीने तक ही बरकरार रह सकेगी और 18 महीने के बाद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बरकरार रहना नामुमकिन है और कोई एक टेक्नोक्रेट सिस्टम आ सकता है। दोबारा इंतखाबात भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसका इम्कान कम है, जबकि टेक्नोक्रेट सिस्टम के आने के इम्कान ज़्यादा हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले आइंदा आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान में फौजी हुकूमत का आने का खदशा मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी बड़ा इस चीज़ का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कोई एक अमरीकी साजिश और अमेरिका की तरफ से लॉबी स्टार्ट हो गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और उनकी हुकूमत के लिए खतरा है। और वो ये कहते हैं कि अक्टूबर के बाद मामलात तब्दील होते नजर आ जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन पड़ी है जिस पर अभी समाप्त नहीं हुई, वो इंतखाबात को मनसूख करने की पटिशन है, वो भी अक्टूबर के बाद सुनी जा सकती है। और जो 8 फरवरी के एक मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे वो अक्टूबर में जाकर मनसूख हो सकते हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं कह रहा, बल्कि ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वज़ीर ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। और इसकी बात पर तस्दीक और मोहर सेनेटर इरफान सदीकी, जो कि जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के एक नामवार कानूनदान भी हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल भी हैं, तो वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि इन बातों में तस्दीक पाई जाती है कि जो मौजूदा सिस्टम है इसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। और इस हुकूमत का 18 से 20 महीने जो फिच की रिपोर्ट ने भी बताया, इतना तो दूर की बात है, बल्कि ये आने वाला अक्टूबर ही बहुत अहम है। अब तमाम तवज्जो अक्टूबर पर आती जा रही है। अक्टूबर पाकिस्तान की सियासत में एक अहम महीना तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशरी पॉलिटिक्स अपने अरूज पर है और इस जुडिशरी पॉलिटिक्स ने गवर्नमेंट को बैक फुट पर कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पर ला दिया। और इस वजह से ये खदशा और इम्कान मौजूद है कि हुकूमत खत्म होने का या फिर असम्बलियाँ टूटने के भी सब इम्कान हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी में वोकेशंस चल रही हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी पॉलिटिक्स में सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसकी हम बात करेंगे। उधर इस वक्त वोकेशंस चल रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज से भरपूर कोशिश की जा रही है कि वोकेशंस को रिड्यूस कर किसी तरह मखसूस नशिस्तों के केस को दोबारा नजरसानी दायरे में सुना जाए। लेकिन जस्टिस मुनीब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था उसके तहत चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब ये बेंच नहीं बना सकते। बेंच चीफ जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजी साहब तीनों की मुशावरत से बनेगा। और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब एक तरफ है और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ है, तो लिहाजा बड़ी कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब की जल्दी से जल्दी इस केस पर बेंच बने और सुना जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बात पर कायम है कि एक तो छुट्टियां हो चुकी हैं, जजेस अपने इलाकों में मौजूद है, उनको रेस्ट करने दिया जाए। पहले भी आपने छुट्टियां बहुत कम की हैं, 1 माह की छुट्टियां की हैं, तो उनको रेस्ट दिया जाए। और दूसरा वो कहते हैं कि जिन 13 जजेस ने ये केस पहले सुना था वही 13 जजेस आप केस सुनेंगे। तो ये इख्तलाफात पाए जा रहे हैं इन 3 जजेस के दरमियान, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक बेंच बनाने का इख्तियार इन 3 जजेस के पास है। अब अगर बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर क्यों अहम होता जा रहा है? सितंबर के एंड पर चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब चले जाएंगे और पाकिस्तान की जो आला अदालत है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो मिल जाएगी जस्टिस मंसूर को, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का जो अब स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत की भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हमने मुदाखलत से बाज़ाब करना है और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी की बात कर रहे हैं।
اور اکتوبر میں اس کے علاوہ نومبر میں امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں. ان الیکشنز کو پاکستان تحریک انصاف بہت غور سے دیکھ رہی ہے کیونکہ ان امریکن الیکشنز کے پاکستان کی سیاست پر بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. امریکن ہسٹری آف رجیم چینج ایک سبجیکٹو طور پر بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور امریکہ کی واسٹ ہسٹری ہے رجیم چینجز کی جس میں فلپائن کے شامل ہو گیا, کوریا شامل ہو گیا, ایسٹ چائنا شامل ہو گیا. یہ سب وہ کنٹریز ہیں جہاں پر امریکہ رجیم چینج کر چکا ہے. اور 2022 کی پاکستان میں جب چینج آیا اور عدم اعتماد آئی تو عمران خان نے ایک بیانیہ بھی بنایا تھا رجیم چینج کا کہ امریکہ نے مدد کی. تو اب عمران خان جس امریکہ کے خلاف دعوے کرتے تھے کہ یہ انہوں نے رجیم چینج کیا ہے اور غلامی نامنظور اور ہم کوئی غلام ہیں, آج وہی عمران خان اسی امریکہ کے مدد کے طلبگار ہیں اور نومبر کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ یوں ٹرمپ آئیں گے تو حالات سازگار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیونکہ جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ زلفی بخاری کے بزنس پارٹنر ہیں اور وہ روزانہ یو ایس اے میں بیٹھ کر پاکستان کی پالیٹکس پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح تمام تر نظریں امریکہ کے انتخابات پر ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس میں حکومت بھی فرسٹریشن کا شکار ہے, ادارے بھی فرسٹریشن کا شکار ہے, عدلیہ میں جوڈیشری پالیٹکس ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات بھی ہیں لیکن پی ٹی آئی فورسی فرنٹ پر ہے, لیکن عمران خان صاحب جیل میں ہیں, شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں لیکن ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ ہوائیں ان کے ساتھ ہیں, نیریٹو ان کے ساتھ ہے, پبلک سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی پر ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف بھی بیک فٹ پر ہے کیونکہ ان کے جب تک ان کے رہنماؤں کو رہائی نہیں ملتی, جب تک کوئی پریکٹیکلی طور پر ان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ حکومت جاتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہرگز فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا فائدہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ اگر ری الیکشن الاؤنس ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ حکومت گئی تو ری الیکشن کا میرے خیال میں کوئی امکان موجود نہیں. ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا, کوئی بھی اس کو لیڈ کر سکتا ہے اور یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لمبا چلے گا, کوئی 2 سے 2.5 سال, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خطرناک موت ہوگی کیونکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں جوڈیشری کو بھی نہیں اس خاطر خواہ میں لایا جائے گا اور ایک مضبوط ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایمرجنسی اور معاشرہ کے ٹائپ ہوگا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کوئی خیر خواہ خبریں نہیں ہے اس کے دوران. اور یہ سب ڈیولپمنٹس ہیں جو چل رہی ہیں اور پاکستان کے سیاست میں آنے والے 3 سے 4 ماہ بہت اہمیت ہیں جو کہ پاکستان کے فیوچر کے پرسپیکٹس کا پریڈکٹ کریں گے.